जो इम्पोर्टेंट और हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक टेक्निकल और आपका प्रैक्टिस बेस के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और अपन सिर्फ मॉसबी जो बुक है, मॉसबी जो एंक्लेक्स बुक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मॉसबी की जो एंक्लेक्स है उस बुक को अपन यहाँ पर उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे, क्योंकि मॉसबी बुक के अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है और ज़्यादातर एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन मॉसबी क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो देखिए, लेवल ऑफ प्रिवेंशन या लेवल ऑफ प्रिवेंटिव केयर के लिए अपन 3 स्टेज पढ़ते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अपन कितनी स्टेज पढ़ते हैं? 3 स्टेज होती है। 3 स्टेज ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन की होती है। कितनी स्टेज? 3 स्टेज ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन। पहली स्टेज आपकी क्या रहती है? प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी और थर्ड अपन पढ़ते हैं टर्सरी। टर्सरी केयर ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन वर्ड की अपन बात करें तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब किसी डिजीज होने से पहले, कोई डिजीज होने से पहले उसके बारे में सोच लिया जाए या उसके रिलेटेड जो डिजीज ना होने के जो उपाय है वो अपन करने लग जाए, तो वो प्रिवेंशन के अंदर आता है आपका, कि प्रिवेंट करना, किसी डिजीज से प्रिवेंट करना। लेकिन इसको भी 3 स्टेज में बांटा गया है। अगर डिजीज हो जाए, नहीं हो उससे पहले अपन अगर प्रिवेंशन करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन होगा, और अगर डिजीज हो जाए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं उसको आगे प्रिवेंट ना होने के लिए तो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। और अगर डिजीज हो जाए और आपको पता है कि अब इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन पेशेंट को कुछ और चीज़ें सिखाना जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, ऐसी चीज़ें बताना कौन से प्रिवेंशन में आता है? टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन जैसे इसमें पढ़ते हैं, इंटरवेंशन एम्ड एट हेल्थ प्रमोशन। प्राइमरी प्रिवेंशन की बात किया है। प्राइमरी प्रिवेंशन का जो मेन गोल होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन का यहाँ पर जो मेन गोल रहेगा वो क्या है आपका? यहाँ पर जो मेन गोल है वो है प्रमोशन। क्या करना है? हेल्थ को प्रमोट करना। ठीक है, हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? प्रिसिड्स डिजीज और डिसेबिलिटी। डिजीज या फिर किसी टाइप की डिसेबिलिटी होने से पहले हेल्थ को प्रमोट करने के बारे में बताना, ये अपना क्या रहता है? इंटरवेंशन का मेन एम रहता है इन प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, और प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जो अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे फॉलोइंग हार्ट हेल्थ डिजीज, हार्ट से रिलेटेड हेल्थ की डिजीज है जिसमें जैसे अगर किसी पेशेंट को मोटापा है तो उसके लिए बताना। ठीक है, उसको एक्सरसाइज के बारे में बताना। तो ये हार्ट की जो हेल्थ डिजीज है उसके बारे में जो बताया जाता है, जो गाइडलाइन दी जाती है, वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आती है। दूसरा, अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग नहीं करने के लिए अगर आप किसी को एडवाइज करते हैं, ये भी आपका किसके अंदर आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। इम्यूनाइजेशन, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि इम्यूनाइजेशन कौन से प्रिवेंशन में आता है? जो आपका बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है, बीसीजी और ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी या आईपीवी या फिर आपका डीपीटी, मीजल्स, ये जो सारे जो आप देते हैं, या फिर आजकल जो चल रहा है आपका पेंटावेलेंट जो वैक्सीन चल रही है, वो ये सारा जो इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम जो चल रहा है वो कौन से प्रिवेंशन में आता है? वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। और एम्स के अंदर इस वाले एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मेंटेन आइडियल वेट, जो आपका वेट है, ओबेसिटी से बचने के लिए जो चीज़ें बताई जाती है, और एक्सरसाइज, ये सारी किसके अंदर आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं, आपका स्मोकिंग के लिए मना करना, हार्ट की हेल्थ के बारे में किसी को बताना, या फिर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो सारा किसके अंदर आता है? आपका प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। अगर अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें तो उसके अंदर क्या बताता है
इंटरवेंशन डायरेक्टेड एज डायग्नोसिस। अगर किसी डिजीज का डायग्नोसिस हो गया है तो वो किसके ऊपर, जिसका जो इंटरवेंशन रहता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जो अपना गोल कहाँ पे रहेगा कि पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है, पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है, एंड प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन, और उसके इंटरवेंशन क्या करना है, प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ डिजीज। पहले तो डिजीज होने से पहले बचाव कर रहे हैं, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्रिवेंट करना है अपने को, डिजीज का प्रोसेस है वो ज़्यादा फैले नहीं, एक्सटेंड नहीं हो, उससे बचाने के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। और अपन क्या चीज़ है, एक तो डिजीज का फैलाव ना हो, और दूसरा आपका क्या है, डिजीज का बढ़ावा ना हो, और उससे डिजीज की वजह से ज़्यादा बड़े कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसको प्रिवेंट करना कौन से प्रिवेंशन में आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अगर आपको डिजीज हो गई है और डायग्नोस हो चुकी है तो उस डायग्नोसिस तक ही उस डिजीज को रखना और उससे कम करने की कोशिश करना, और उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे प्रिवेंट करना कौन से प्रिवेंशन में आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखेंगे तो परफॉर्मिंग मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एंड टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल्फ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या टेस्टिकुलर जो एग्जामिनेशन अपन करते हैं वो कौन से प्रिवेंशन में आता है। सबको ज़्यादातर लगता है कि ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, लेकिन ये प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आता है, क्योंकि अगर किसी पर्सन की फैमिली या फिर उसके फैमिली के अंदर इस टाइप की अगर डिजीज़ हो रखी है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकती है और इसका पता नहीं चल सकता। और ये जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है और टेस्टिकुलर जो एग्जामिनेशन जो होते हैं, ठीक है, वो आप इसमें किसी को एडवाइस नहीं दे सकते, इसको करने के लिए अपने को एडवाइस तो देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। एग्जामिनेशन करके आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो प्राइमरी में ना आके ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है, और वो डिजीज के प्रोसेस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रोकता है। क्योंकि अगर आप पहले अगर आपके ब्रेस्ट के अंदर अगर छोटी सी गिठान है और आपने उसको क्या कर दिया, पहले एग्जामिनेशन करके अगर पता लगा दिया, तो आप क्या करेंगे, उसको डॉक्टर को दिखाएंगे और उसको आगे फैलने से रोक देंगे। मतलब डिजीज तो हो गई है, गिठान होगी तभी तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का पर्पस होगा, टेस्टिकुलर का आप चेक करेंगे तो वहां पे कुछ महसूस होगा, इसीलिए इसको सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर लिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब भी ब्रेस्ट के अंदर अगर किसी टाइप का टिश्यू जो है ग्रोथ हो रही होगी तो आप पता करोगे, पता करके आप क्या करोगे, डॉक्टर को दिखाओगे, या तो उसको निकलवा लोगे या फिर उससे रिलेटेड आप कोई भी ट्रीटमेंट लोगे। तो आपने क्या किया, आपने उस सिस्ट जो है, सिस्ट का बढ़ाव को, एक्सटेंशन को रोक दिया, या और उससे जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले थे उसको रोक लिया। इसीलिए जो आपका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन है वो आपका किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और यहाँ पर आप स्टार लगा दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैविंग रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट आप करवाते हैं, स्क्रीनिंग किसी भी चीज़ के लिए जो करवाते हैं वो भी किस में आते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। स्क्रीनिंग किसी चीज़ की स्क्रीनिंग, जैसे टीबी की स्क्रीनिंग करवा दिया, मेमोग्राफी करा दिया, कोलोनोस्कोपी करा दिया, पेप स्मीयर करवा दिया, जो फीमेल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसके जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो भी किस में, स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपके किस में आते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। मॉसबी बुक एक ऐसी है, उसकी एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मेरी तो हमेशा एडवाइस रहती है कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊं कि मॉसबी बुक्स है जो वो अगर वो एक बार अच्छे से पढ़ लेता है तो वो उसका कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो वो क्लियर ना कर पाए। अगर वो एक बार हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ ले, जैसे अपन ये कर रहे हैं, जैसे इसके हर एक मार्क, हर एक चीज के को समझ ले, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग जो चीज है और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम ये भी स्क्रीनिंग के ही पार्ट होते हैं, ये आता है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। टर्सरी प्रिवेंशन की अगर अपन बात करें, टर्सरी प्रिवेंशन मतलब डिजीज आपकी हो गई है। देखिए इसके जो डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए, इंटरवेंशंस दैट, ऐसा इंटरवेंशन या ऐसा नर्सिंग का वर्क दैट मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डिजीज, जो लॉन्ग टर्म डिजीज, ऐसी डिजीज जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जिसको आप क्योर नहीं कर सकते, तो उसके जो इफेक्ट है उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना,
और डिसएबिलिटी को आप क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर दे, तो ये टर्सरी प्रिवेंशन में आता है। मैक्सिमाइज इंडिविजुअल पोटेंशियल आफ्टर डिजीज एंड डिसेबिलिटी अकर, जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है किसी भी पर्सन की, जो क्षमता है डिजीज होने के बाद कम हो जाती है और डिसेबिलिटी होने के बाद जो पोटेंशियलिटी होती है वो अगर कम हो रही है तो उसको जितना हो सके उसको मैक्सिमाइज करना, उसको पर्सन को ऐसा हो कि वो बिल्कुल भी एकदम लाचार ना हो जाए, उसमें कुछ पावर बचा रहे, उसके लिए अपने को क्या करना है, इंटरवेंशन जो किए जाते हैं वो टर्सरी प्रिवेंशन। आप ऐसे याद रखते हैं डिजीज ऐसी है जो क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस क्योर के अलावा उसको पर्सन को ऐसी चीजें सिखा दी जाए जिससे वो अपना गुजारा कर सके और उसके अंदर हिम्मत जाग सके। ठीक है, तो ये जो इंटरवेंशन होते हैं वो किस में आते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन में। तो यहाँ पर अपन मेन इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रिहेबिलिटेशन इन विच प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन आपका किस में आता है, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर ही आता है। रिहेबिलिटेशन आल्सो कम इन टर्सरी प्रिवेंशंस। ठीक है, एंड अगर कोई पेशेंट जो है एंड स्टेज लाइफ एंड स्टेज पर है, मतलब उसको ऐसी डिजीज हो गई है जिसकी वो लास्ट स्टेज में है, उस टाइम के दौरान जो भी केयर अपने इंटरवेंशन किए जाते हैं वो भी टर्सरी प्रिवेंशन में आते हैं। और रिहेबिलिटेशन क्वेश्चन देखना, आप किसी भी पुराने पेपर, आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे, अगर क्वेश्चन पूछा गया है प्रिवेंशन के ऊपर तो आपका या तो ब्रेस्ट सेल्फ टेस्टिकुलर या स्क्रीनिंग के ऊपर पूछा गया है, या फिर मेनली प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए आपको इसमें से एक्सरसाइज या इसके ऑप्शन में डाला गया है। और टर्सरी प्रिवेंशन की अगर बात करेंगे तो रिहेबिलिटेशन के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा एग्जाम में। अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई भी पेपर, पुराना जो भी पेपर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा जब अपन यह थ्योरी के बाद जब क्वेश्चन सेशन करेंगे तो वहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप ये मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और आराम से देखते रहें। अब मैंने वापस बड़े दिनों के बाद ये चैनल वापस चालू कर रहा हूँ, तो और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसी से अपन बात करेंगे और मौसमी से ही पढ़ेंगे। दूसरे एडिशनल चीजें जो मौसमी में नहीं गई लिखी गई है, वो एंक्लेक्स भी अपन यहाँ पे जो सॉन्डर्स एंक्लेक्स है उसके कुछ पॉइंट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जो है जो एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ ही साथ में अपन ये भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें, प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन की अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एडरिंग टू रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, किसी भी पेशेंट को अगर आप रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के साथ एडर कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं आफ्टर ब्रेन अटैक, मगर अगर किसी को सीवियस सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो गया है या सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो गया है, सीवियस स्ट्रोक हो गया है, तो उस कंडीशन में अगर किसी पेशेंट को आप रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के साथ जोड़ रहे हैं तो उसको वो कौन से प्रिवेंशन में आता है, टर्सरी प्रिवेंशन में आता है। पार्टिसिपेटिंग इन कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम मतलब आप किसी पेशेंट को कार्डियक डिजीज है और अब आपको उसको ट्रीट करने के लिए, जैसे किसी पेशेंट का एलवीएफ जो है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, एलवीएफ बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन जो 25 से ज़्यादा 35 से मोर होना चाहिए किसी भी पेशेंट हेल्थी पर्सन के लिए। अगर वो 20 है या फिर 15 है, उससे कम हो गया मतलब उसकी जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी है, सीएडी है, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, और हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छी तरह से नहीं हो रही है, तो वो एलवीएफ अपन जो देखते हैं एलवीएफ कम है, तो ऐसे पेशेंट को एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड रिहेबिलिटेशन जो एक्सरसाइज करवाने के लिए बोला जाता है। तो उसमें साफ लिखा होगा, अगर किसी पेशेंट को रिहेबिलिटेशन वर्ड जो आएगा, देखो अगर किसी पेशेंट को हार्ट की डिजीज नहीं हो उसके लिए आप एक्सरसाइज करवा रहे हो तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर रिहेबिलिटेशन वर्ड ऐड हुआ है तो वो जैसे ही रिहेबिलिटेशन वर्ड आपको दिखे और उसके लिए चाहे वो एक्सरसाइज करवा रहे हो, वो किस में आएगा, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड रिहेबिलिटेशन आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप रिहेबिलिटेशन वर्ड ये इंपॉर्टेंट आप याद रख लेंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। लर्निंग टू वॉक आफ्टर एम्पुटेशन और जॉइंट रिप्लेसमेंट, एम्पुटेशन हो गया, किसी पेशेंट का पाँव काट दिया गया है, किसी वजह से कट गया है, या फिर आपने किसी डिजीज प्रोसेस की वजह से उसको काटना पड़ा। ठीक है, आपने उसको क्या प्रिवेंट कर दिया सेकेंडरी के अंदर, लेकिन उसके चलने के लिए अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो ये भी एक रिहेबिलिटेशन का पार्ट होता है, तो ये भी टर्सरी प्रिवेंशन क्या आता है। पेलिएटिव केयर टू सपोर्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ,
क्लाइंट फैमिली मेंबर्स। ठीक है, पैलिएटिव केयर मतलब अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, ठीक है, एब्डोमिनल कैंसर है और एब्डोमिनल कैंसर के अंदर गिठान है और वो इतनी बड़ी ज़्यादा हो गई है कि वो दूसरे ऑर्गन को मैक्सिमाइज कर रही है, उसको कोई प्रॉब्लम एंटर कर रही है, तो आप उस क्या करो, उस जो गिठान है उस कुछ पार्ट को निकाल देना। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का ओरल की कैंसर हो गया और वो ऐसा हो गया कि उसके एडवांस स्टेज में आप ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन पेशेंट को ऐसा बना दो ताकि वो खाना खा सके या कुछ उसका यूज कर सके, तो वो उसका उतना थोड़ा सा पैलेटिव केयर जो सर्जरी है वो दे दो। या फिर आप किसी पेशेंट को ऐसा है कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैंसर है और उसको पेन है, जैसे किसी पेशेंट को बोन का कैंसर है, बोन का कैंसर है तो पेशेंट को क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और तो उस कंडीशन में आप उसको पेन किलर दे दो या फिर आप उसको पेशेंट को क्या दे दो, मॉर्फिन थेरेपी अगर दिलवा रहे हैं, तो ये किस में आते हैं, पैलिएटिव केयर के अंदर आते हैं। और अगर आप पैलिएटिव केयर किसी पेशेंट को देते हैं तो ये कौन से प्रिवेंशन में आता है, टर्सरी प्रिवेंशन में। तो पैलिएटिव केयर, रिहेबिलिटेटिव केयर, अगर किसी पेशेंट को रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ लर्निंग दे रहे होगी ताकि पर्सन अपना खुद का काम कर सके, किसी पर्सन के दोनों पाँव नहीं है, चल नहीं सकता, लेकिन उस पर्सन के लिए अगर आप कोई दुकान खोल के दे रहे हो कि भाई इसमें तुम बैठना आराम से और तुम यहाँ से कमा कर लेना, या फिर पेशेंट ऐसे हैं जिसके पाँव नहीं चल रहे तो उनको कोई हाथ से काम करने वाला जो हैंडीक्राफ्ट वर्क होते हैं वो उनको दे दिया, तो ये सारा किसके अंदर आता है, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये मौसमी का जो लाइन है आप मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और आई होप आपको किसी तरह की कोई समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।